Okay. Now yesterday we completed few of the sections. We started with liability of joint promisors and promisee, correct? उसमें हमने section 42 देखा, section 43 देखा, and on section 43 we also solved one practical question, right? आपने जो कल practical question लिखा था, if you see the first point, the introductory point, उसमें we are referring to section 43 and you had copied these two lines as introduction, correct? फिर हमने section 43 देखा था, we saw this example, right? And we saw this example. अब जब आप example पढ़ते हो ना, so you already are aware of the content. तो बस थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी कर लोगे ना तो भी काफी हो जाएगा, ठीक है? अब ना फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस एग्जाम्पल, ये किया था क्या हमने? दे जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹9 लाख टू डी रिलीज्ड ए. ओके, आई थिंक ये एक छोटा सा एग्जाम्पल रह गया था. लेट अस कंप्लीट दैट. सिर्फ रीडिंग पार्ट है, इसमें कोई प्रैक्टिकल सॉल्विंग कुछ नहीं है. सो क्या लिखा है? ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹9 लाख टू डी. ठीक है, तो मैं वापस से वो बना लेती हूँ. ए बी सी इन तीनों को मिलके डी को पैसे देने हैं, ठीक है? दैट इज ₹9 लाख. हुआ क्या उसके बाद? डी रिलीज ए फ्रॉम लाइबिलिटी. तो डी ने ए को रिलीज कर दिया. ओके, व्हाट डी सेड कि मुझे पैसे बी और सी देंगे. दिस इज व्हाट डी इज सेइंग. ओके, इन दिस केस द रिलीज ऑफ ए डज नॉट discharge him from B and C from their liability. They remain liable to pay the entire amount of ₹9 lakh to D. They मतलब कौन? They मतलब B and C, correct? They remain liable to pay the entire amount of ₹9 lakh to D. Although A is not liable to pay to D, but he remains liable to pay B and C. मतलब क्या, समझने की कोशिश करो. यहाँ पर D ने A को discharge कर लिया है, right? So now A does not have to pay to D, but this does not mean कि A इन दोनों को भी पैसे नहीं देगा. Okay, so A has to give his part of share to B and C. Although he might not be directly liable to pay D, he is still liable to pay his share to B and C. देखो बस वही लिखा है. Actually the reason I did not read this particular example is because इसका practicality से कोई भी logic नहीं है. अब देखा जाए, why will D discharge A? D को क्या है? D को कुछ है क्या? D को पैसे चाहिए, फिर वो A दे, B दे, C दे या तीनों मिला के दे. Who is he to discharge one person? Correct? D ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मुझे पैसे अब सिर्फ B and C देंगे. So that is the reason it's not practical if you see the logic. But अब पढ़ना है तो पढ़ लो, ठीक है? So क्या लिखा है यहाँ पर? I'll just highlight that part. A is not liable to pay D. Why is A not liable to pay D? Because D has discharged A, but he remains liable to pay B and C. That is, he is liable to make the contribution to other promises. मतलब A को अपने हिस्से का शेयर B और C को देना ही पड़ेगा, ठीक है? Although he might not be directly liable to D, but he continues to be liable to B and C. Okay? So this was just one example which I wanted to read it out. इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? सेक्शन 44 इज जस्ट प्लेन रीडिंग, सो क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम 42 और 43, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स वी सॉ दिस लास्ट एग्जांपल, ये भी इजी था. ओके, यस, कम टू दिस कंसेप्ट 4.9 अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट. 4.9 अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट. अब इसके अंदर वी हैव टू स्टडी 3 points. ठीक है? Now before reading the content, I'll frame an example. पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर आप लिख लेना, ठीक है? Now I'll write the example of I'll say यहाँ पर है एक landlord, ठीक है? यहाँ पर है tenant. ओके, अब tenant को landlord को क्या क्या देना पड़ता है मंथली? So I'm writing monthly एक्सपेंसेस जो टेनेंट को देने पड़ते हैं लैंडलॉर्ड को, ठीक है? उसमें मैंने एक्सपेंस 1 लिखा रेंट, ठीक है? रेंट देना है टेनेंट को ऑन एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ. एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ को रेंट देना है, ठीक है? रेंट का मैं अमाउंट लिख रही हूँ 20,000,
ठीक है। उसके बाद टेनेंट को इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इसका है कुछ 2500 रुपीज मंथली, ठीक है, ज्यादा लिख दिया है मैंने बट ठीक है। इसका है पेमेंट सपोज ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ, ओके। देन कुछ और भी ड्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट योर व्हाट एल्स वी कैन राइट, और क्या क्या देना पड़ता है टेनेंट को, चलो वाटर वाटर बिल लिख देती हूँ मैं, ठीक है, 1000 लिख दिया मैंने वाटर बिल, ठीक है, ये 16th ऑफ एवरी मंथ है। और 4th मैंने लिखा है मेस का खर्चा, ठीक है, खाने पीने का, दैट इज से 3500 ऑन द 20th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि टेनेंट को देने हैं लैंडलॉर्ड को, ओके, एवरी मंथ। तो यहाँ पर टेनेंट कौन बन जाता है, ही विल बिकम द डेटर एंड लैंडलॉर्ड कौन होगा, ही विल बिकम द क्रेडिटर, राइट, एम आई राइट इन दिस पार्ट, ठीक है। दीज आर जस्ट रफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब व्हाट आर वी लर्निंग, मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देती हूँ ऊपर, वी आर लर्निंग व्हाट इज द टॉपिक, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ठीक है। फॉर नाउ आप कुछ भी मत लिखना, आई विल गिव यू ऑल टाइम टू राइट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ओके। तो यहाँ पर मैंने डेट के साथ आपको सारे एक्सपेंसेस बताए हैं विथ द डेट, ठीक है। अब हुआ क्या, नाउ वी विल अंडरस्टैंड केस बाय केस, सो आई एम राइटिंग हियर केस 1, ठीक है। नाउ केस 1 इज, अब देखा जाए इसको कितना देना है मंथली, अगर मैं कैलकुलेट करूं 22, 25, 26, 27,000, करेक्ट। ही हैज टू पे इन टोटल कितना इसको देना है 27,000, ओके, राइट, मेरा कैलकुलेशन राइट है, 22, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 27,000, ठीक है। टेनेंट को हर महीने 27,000 देने हैं लैंडलॉर्ड को, ओके। नाउ आई एम राइटिंग केस 1 जहां पर टेनेंट गिव्स रुपीज 5,500, ठीक है, टोटल इतना है, टोटल कितना है 27,000 और टेनेंट ने 5,500 दिए हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो बाकी का पेमेंट नहीं करेगा, उसने थोड़ा सा दे दिया, 5,500 पे कर लिए। केस 1 ये कहता है जब टेनेंट पैसे दे रहा है तो टेनेंट ने एक्सप्रेस किया है that this 5,500 relates to which expenses, तो टेनेंट कहता है लैंडलॉर्ड से कि मैं जो तुझे 5,500 दे रहा हूं, दिस इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल काट लेना, ठीक है, और जितना बैलेंस बचता है उसमें से मेस का खर्चा काट लेना, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट केस वेयर टेनेंट गिव्स द मनी and intimates, what does he intimate, that this payment relates to this particular bill, मतलब क्या, पैसे देते वक्त टेनेंट ने लैंडलॉर्ड से क्या कहा कि मैं जो तुझे 5,500 दे रहा हूं ये इलेक्ट्रिसिटी बिल और मेस में से कट करना, ठीक है। यहां पर केस 1 क्या कहता है, जहां पर ही हैज, आई एम हाईलाइटिंग द वर्ड इंटिमेटेड, हु हैज इंटिमेटेड, द टेनेंट हैज इंटिमेटेड, ठीक है, दिस इज केस नंबर 1। तो यहां पर जब टेनेंट ने एक्सप्रेस करके बताया है कि ये 5,500 रिलेट्स टू विच पर्टिकुलर पेमेंट, सो लैंडलॉर्ड इज बाउंड टू डिडक्ट दैट पेमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिल ओनली। मैंने अगर कहा है कि इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल और मेस में से कट करना, तो लैंडलॉर्ड को वही करना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज हियर आई हैव इंटिमेटेड, ठीक है। दिस इज केस नंबर 1। लेट अस डिस्कस केस नंबर 2। केस नंबर 2, ओके, सेम केस है, टेनेंट गिव्स 5,500, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूं, एंड
does not intimate, does not intimate, ओके, व्हाट डज इट डज नॉट इंटीमेट, क्या वो नहीं बताता है, क्या वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है कि ये जो 5,500 है ये मैं तुमको किस पर्टिकुलर बिल के लिए दे रहा हूं, ये नहीं एक्सप्रेस करता है, डज नॉट एक्सप्रेस। सो नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आपके हिसाब से ये 5,500 को कहाँ अप्लाई करना चाहिए, वेयर टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, बताओ, एनी आइडिया। जहां पर टेनेंट ने एक्सप्रेस नहीं किया है कि मैं 5,500 किस लिए दे रहा हूं, तो लैंडलॉर्ड इसको कहां अप्लाई करेगा। यस, आई वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट टेक अ गेस। शशांक, व्हाट, व्हाई आर यू सेइंग मिस, दिस इज कंप्लीटली अ न्यू केस, इसको आप केस 1 के साथ मर्ज मत करो, दिस इज अ कंप्लीटली न्यू केस। वेर एवर द शॉपकीपर वॉन्ट्स, यहाँ पर शॉपकीपर कौन है, हु इज द शॉपकीपर ओवर योर आयुषा। हाँ, ओनर, थैंक गॉड, मेरे को लगा कि मैंने कुछ गलत बोला। हाँ, मतलब लैंडलॉर्ड की बात कर रहे हो तुम, है ना, वो शॉपकीपर नहीं होता है। हाँ, ठीक है। शशांक इज नाउ सेइंग रेंट, एनीबडी विथ हु थिंक्स दैट ही शुड अप्लाई फॉर रेंट, और रेंट आप क्यों बोल रहे हो, बिकॉज इट इज ह्यूज चंक, दैट्स व्हाई, ये रीजन है क्या कि रेंट का जो पैसा है वो कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, तो पहले उसको निपटा लो, ऐसा कुछ है आपका रीजन। हाँ, और कोई गेस करना चाहता तो कर सकते हो, ऐसे एक दो ने आंसर दिया तो चुप नहीं बैठो। What does case 2 say? That he has given the amount, the tenant has given the amount, but he hasn't intimated that where the landlord should apply. तो अब लैंडलॉर्ड इसको कहाँ अप्लाई करेगा, दैट इज एट, द आंसर इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। मतलब क्या, लैंडलॉर्ड इसको जहां अप्लाई करना चाहे वहां वो अप्लाई कर सकता है, इट इज एट इट्स ओन डिस्क्रिशन, ठीक है, एट इट्स ओन डिस्क्रिशन, ठीक है। तो जो मेजोरिटी आप बोल रहे थे दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जहां पर ओनर लगाना चाहेगा he can apply wherever he wants, on rent, on mess, on electricity bill, on water tax, whatever it is, ठीक है। this is what case 2। अब let's talk about case number 3। again I'll write here, tenant gives rupees 5,500, ठीक है, यहाँ and does not intimate where to apply, ठीक है। ये हमारा केस 2 ही मतलब बेसिकली कंटिन्यू हो रहा है। तो केस 3 में अलग क्या है, टेनेंट ने 5,500 दिए एंड अगेन ही इज नॉट इंटीमेटिंग, ठीक है। नया क्या है, एंड द लैंडलॉर्ड ऑल्सो डज नॉट नो वेयर टू अप्लाई, मतलब यहां पर दोनों ही क्लूलेस है। इस केस में मैंने आंसर क्या लिखा है, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। अगर आपको क्वेश्चन में ये आता है कि टेनेंट ने तो खैर इंटीमेट नहीं किया, उसके बाद लैंडलॉर्ड को भी नहीं समझ रहा है कि इसको कहाँ अप्लाई करना है, ही इज ऑल्सो कंफ्यूज्ड, तो बताओ इस केस में आंसर क्या होगा। जब दोनों को कोई अते पते नहीं है कि इसको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, उसने एक्सप्रेस भी नहीं किया और इसको भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ अप्लाई करना है, so what do you feel, what is the answer, then deducted from the first expense।
अच्छा, पे इन सीक्वेंस, कोई भी राइट आंसर नहीं है। प्रोपोर्शनेटली फ्रॉम एवरी एक्सपेंस, चलो एक्चुअली एक आंसर राइट था देखा जाए तो। केजल एंड आयुषा का है, बरोबर है। चलो इसका आंसर क्या है, आई विल राइट हियर, अप्लाई अकॉर्डिंग, apply in order of time, and by time what I mean, पहले कौन आएगा, पहले रेंट आएगा, करेक्ट, क्योंकि रेंट इज ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, करेक्ट। फिर उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस थे, कौन से एक्सपेंसेस थे, फर्स्ट रेंट आएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, राइट, फिर वाटर आएगा बिकॉज इज 16 एंड मेस इज 20 विच इज लास्ट, तो मेस आएगा फिर, ठीक है। सो दिस इज सीक्वेंस ऑफ टाइम, ओके। नाउ ये तो चलो हमको आंसर क्लियर हो गया कि जब दोनों को अते पते नहीं है, वेर बोथ आर क्लूलेस, व्हाट इज द आंसर इन केस ऑफ टाइम, ठीक है। अब मैं इसी में, यही केस में आपको एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, थिंक एन आंसर। मैंने लिखा था रेंट देना है 20,000, ठीक है, ये क्या लिखा था, इट इज ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ओके। उसके बाद मैं लिखती हूँ मेस का खर्चा, ठीक है, यहां पर मैं लिख रही हूँ 25,000 फॉर एग्जाम्पल, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स, दिस इज ऑल्सो ऑन द फर्स्ट ऑफ मंथ, ठीक है। मैं एकदम बहुत छोटा सा डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, दो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, और हमारा केस क्या है, हमारा केस नंबर 3 में फॉल कर रहा है, जहां पर दोनों को कोई अते पते नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, करेक्ट। अब ये तो दोनों फर्स्ट ऑफ मंथ में है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। अब 5,500 कहाँ अप्लाई करोगे, रेंट में अप्लाई करोगे कि मेस में अप्लाई करोगे, इट सेज इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, राइट। अब दोनों एक ही दिन पर फॉल हो रहे हैं, so then what is the answer in this case, where will you apply, बोलो ना, wherever the owner pays first, ए अभी कुछ भी क्या मतलब, रेंट, रेंट क्यों, रेंट तुम्हारा फेवरेट है क्या, half half to both, it's primary, okay, half half to both, इसका आंसर है प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली अप्लाई करना पड़ेगा दोनों पे, ठीक है। सो 5,500, इसका पहले आप रेशियो निकालो, ठीक है, एंड देन अप्लाई 5,500 इन दैट रेशियो टू बोथ ऑफ देम, लिख लो ये। नाउ राइट डाउन ऑल दीज 3 केसेस, आई होप सबको आंसर्स समझे हैं तीनों केसेस के, ओके। नाउ कम टू द नोट्स पार्ट 4.9 appropriation of payments, okay, I'll start reading the first point, okay। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ो, क्या लिखा है, sometimes a debtor owes several debts to the same creditor, right। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया, यहाँ पर डेटर कौन था, टेनेंट वाज द डेटर, करेक्ट, सेवरल डेट्स टू द सेम क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन था, लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पर सेवरल डेट्स के नाम क्या थे, रेंट था, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, राइट, वाटर टैक्स था, मेस था। तो कभी कभी एक डेटर बहुत सारे डेट्स को ओव करता है टू द सेम क्रेडिटर, okay, and makes payment which is not sufficient to discharge all the debts. In such cases payment is appropriated in these following cases, ठीक है। चलो let us read the first case। फर्स्ट केस में क्या था, जहां पर ये टेनेंट बताता है कि इसको रेंट के बिहाफ में एडजस्ट करना, रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना, करेक्ट। सो दिस इज सेक्शन 59, आई रीड द सब हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, इंडिकेटेड को हाईलाइट करो जहां पर टेनेंट ने एक्सप्रेस किया है, ठीक है, मतलब ही हैज इंडिकेटेड, आई विल रीड, where a debtor owing several debts to one person makes payment to him with express intimation, है ना, मैंने उसे एक्सप्रेसली कहा कि इसको मेस के अगेंस्ट ही एडजस्ट करना, ओके। फिर उसके बाद क्या लिखा है, और अंडर सर्कमस्टांसेस implying that payment is to be applied to some particular debt, then
पेमेंट मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, मतलब अगर मैंने रेंट कहा है तो लैंडलॉर्ड को उसको रेंट के अगेंस्ट ही एडजस्ट करना है, ठीक है। देन इट मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, मतलब क्या, जो मैंने पेमेंट एक्सप्रेस की है उसके अगेंस्ट में उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज आई हैव गिवन अ एक्सप्रेस इंटीमेशन रिगार्डिंग कि ये पेमेंट किसके कौन से बिल के अगेंस्ट में डिस्चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। सो दिस इज सेक्शन 59। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ो, सेक्शन 60। इसमें क्या था, टेनेंट उसको कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या था, लैंडलॉर्ड को फिर लैंडलॉर्ड की फिर जो मर्जी है वो उस पर अप्लाई कर सकता है एट इट्स ओन डिस्क्रिशन, करेक्ट। लेट्स रीड, वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट, जहां पर उसने नहीं बताया है, ही हैजंट एक्सप्रेस्ड, okay, indicating to which debt the payment is to be applied, then the creditor may apply it at its own discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, ठीक है, whether it is or is not barred by the law in force। अब वो पेमेंट टाइम बार हो चुका है या नहीं हुआ है वो इमटेरियल है, ठीक है। वो जिस पेमेंट के अगेंस्ट में उसको सेटल करना चाहता है वो कर सकता है एट इट्स ओन डिस्क्रिशन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर आपने यू हैव नॉट इंडिकेटेड कि इसको कौन से बिल पे डिस्चार्ज करना चाहिए, सो यू हैव नॉट इंडिकेटेड, तो अब वो लैंडलॉर्ड किस पे करेगा, ही में अप्लाई एट इट्स ओन डिस्क्रिशन टू एनी लॉफुल डेट विच इज पेबल टू हिम, ठीक है। तो दिस इज सेक्शन 60। सेक्शन 61 में क्या था, दोनों का ही कोई आइडिया नहीं है, करेक्ट। क्या लिखा है, वेर नीदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, राइट। मैंने आपको कहा पहले रेंट होगा, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे, हाँ, दैट इज द 15, फिर 16 का बिल पे एडजस्ट करोगे, फिर लास्ट में 25 पे बिल पे एडजस्ट करोगे। जहां पर दोनों को आइडिया नहीं है उसका आंसर क्या था, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट लाइन पे देखो, इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, मतलब क्या, दोनों एक ही दिन पर हैं, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ प्रोपोर्शनेटली। मतलब क्या, अगर दोनों ही एक दिन पर फॉल हो रहे हैं, है ना, मेस का 20,000 है, रेंट का भी 25,000 है सपोजिटली, है ना, पेमेंट का अमाउंट वेरी कर सकता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर कि दोनों फर्स्ट ऑफ द मंथ पर ही आके अटक रहे हैं, तो उस केस में आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ टाइम तो हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों एक ही दिन पर हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू अप्लाई इट प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। नाउ टेल मी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दीज 3 केसेस? ये अगर मैं डायरेक्टली पढ़ लेती तो कितना थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होता। दैट्स द व्हाई, दैट इज द रीजन आई गेव यू दैट एग्जांपल एंड देन वी हैव रीडेड दिस, है ना। तो जो मैंने ना पॉइंट्स को हाईलाइट किया है उस पे कॉन्सेंट्रेट करना, when you are able to pick up and grasp those sentences and especially those words, जैसे यहाँ पर इंडिकेट वर्ड लिखा है ना, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, डिस्क्रिशन वर्ड लिखा है, लॉफुल डेट लिखा है यहाँ पर, ठीक है। सो दीज आर इक्वल स्टैंडिंग, है ना। अब कभी कभी इक्वल स्टैंडिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप शायद एक पूरी लाइन लिख लो, राइट। सो रादर देन making one line, framing it, it's better that you get used to this word, right। तो इसको कहते हैं the quality of brevity, right, where you are able to express more in fewer words, ठीक है। Okay, now come to the question part. I'll tell you which question to write. Question number 35. Come to question number 35. मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। A had borrowed from B the amount as detailed below. यहाँ पर आपको अमाउंट की लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो 25,000 है, 37,500 है, 13,000, 24,000। अब इनके रिस्पेक्टिवली डेट्स भी दिए हैं आपको, 1st, 15th, 27th एंड 1st of the next month, correct। First 3 payments are related to the 6th month, the last payment relates to the 7th month, correct। तो ये आपको पेमेंट की लिस्ट उसके साथ साथ कि वो कौन से डेट पर ड्यू हो रहे हैं वो भी दिया है। नेक्स्ट लाइन पे लिखा है, ऑन 15th of August 2018 A paid to B rupees 13,000 with a request to appropriate the same against the amount borrowed on 27th पे कितना अमाउंट बोरो किया था, 13,000। अच्छा,
ये मतलब कैन आई से, अच्छा फर्स्ट टेल मी आफ्टर रीडिंग दिस मच व्हाट डू यू फील दैट ये केस कौन से सेक्शन में फॉल होता है, सेक्शन 59, 60 या 61? ये लाइन वापस से पढ़ लो। ऑन 15th of August A paid to B rupees 13,000 with a request to appropriate the same against the amount which was borrowed on 27/6. टेल मी, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर। ये कौन से केस, कौन से सेक्शन का केस है, 59, 60 या 61? करेक्ट, इट रिलेट्स टू विच सेक्शन, 59, क्योंकि यहाँ पर उसने बताया है दैट आई वांट यू टू अप्रोप्रिएट दिस अमाउंट अगेंस्ट विच डेट, अगेंस्ट द अमाउंट विच वाज बोरोड ऑन 27/6। तो यहाँ पर बताया ना, बताया मतलब क्या, इंडिकेट किया है, सिंपल। आगे क्या लिखा है, डस अ डेटर have a right to decide the debt towards which payment is to be appropriate? बताओ, does he have a right to decide? Can he indicate? क्या उसके पास एक right है कि वो indicate कर सकता है? Yes, the answer is of course yes, he has a right. तभी तो हमने ये पढ़ा इतना सारा सब कुछ, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये केस कौन से सेक्शन में फॉल कर रहा है, 59, 60 या 61? पहले मुझे बताओ, नाउ दैट वी हैव कंक्लूडेड दैट ये दिस केस फॉल्स इन सेक्शन 59, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? अब आपको एग्जैक्टली तो क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा दैट ही इंडिकेटेड, है ना, यू हैव टू फाइंड वर्ड्स व्हिच आर ऑन पैरेलल लाइंस। हमने वर्ड इंडिकेटेड पढ़ा है, यहाँ पर लिखा है दैट ही रिक्वेस्टेड टू अप्रोप्रिएट द सेम, मतलब क्या, एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस इंटीमेशन दिया, बताया कि जो 13,000 में दे रहा हूं इसको कौन से बिल के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, अगेंस्ट the amount which I had borrowed on 27/6, right? तो उसने एक्सप्रेस किया, that is the reason it falls in section 59, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। फिर आगे लिखा है कि क्या डेटर के पास कोई राइट है कि वो ऐसा कह सकता है that you know appropriate this amount against that bill only? Does he have a right? Of course he has a right, इसलिए तो हमने ये पढ़ा, ठीक है। चलो, should we start writing? अच्छा, एक बात बताओ, इसका आंसर जो है अब सबको पता है क्या क्या लिखना है इसमें, राइट? कि हाँ हम अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, ही हैज अ राइट टू अप्रोप्रिएट, करेक्ट, और वो बता सकता है। अब उसने बताया है तो उसके बिहाफ पर ही आपको एडजस्ट करना है। सो इज इट ओके इफ आई सेंड दिस आंसर ऑन ग्रुप और फिर आप होमवर्क में लिखो, सो दैट क्विकली वी विल जस्ट डू वन मोर कंसेप्ट, चलेगा सबको, rather than writing it now? yes? ठीक है, इसका आंसर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, पर आप प्लीज कॉपी करके लिख लेना, डू नॉट राइट इट, मतलब एक कोई रेफरेंस मत दे लेना, ठीक है। ओके, सो इट्स अ 3 पॉइंट आंसर, और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, वंस यू एज यू गो ऑन राइटिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसका आंसर आई विल सेंड इट टू यू इन द ग्रुप टुडे। ओके, अब जो हमने कल लास्ट में डिस्कस किया था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर लिखो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन। आप एग्जाम में आपको ऐसा आ सकता है, देखो अगर आप देखते हो कितने मेथड्स हैं टोटल, देयर आर 9 मेथड्स बाय विच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज्ड, ठीक है, देयर आर 9 मेथड्स टोटल। तो ऐसे एग्जाम में आ सकता है दैट डिस्क्राइब एनी 6 मेथड्स फॉर 6 मार्क्स, है ना, 1 मेथड के लिए 1 मार्क, ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, टुडे विल डिस्कस। ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होगा, फर्स्ट क्या दिया है, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारे बीच में एक ट्रांजैक्शन है वेयर आई विल गिव यू गुड्स, यू विल गिव मी मनी, करेक्ट। मैंने भी आपको गुड्स दिया, आपने भी मुझे पैसे दे दिए, मतलब क्या, यहाँ पर हो गया सेटलमेंट पूरा। तो यहाँ पर यू हैव ऑल्सो परफॉर्म्ड, आई हैव ऑल्सो परफॉर्म्ड, राइट। लेट अस रीड क्या दिया हुआ है। It takes place when parties to the contract fulfill the obligations arising under the contract within the time and in the manner prescribed, है ना, मतलब मैंने भी उस तरह से निभाया, आपने भी, you have also fulfilled in that manner, ठीक है। अब परफॉर्मेंस कौन से टाइप का हो सकता है, ये हमने ऑलरेडी 2 टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस पढ़े हैं क्या, एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, सॉरी एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक होता है अटेम्प्टेड। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब क्या, वापस से यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करके दिया है, it is said to have taken place when each of the parties has done what he had agreed to do under the agreement. Simple, मैंने भी आपको कुछ दिया, आपने भी मुझे पैसे दे दिए, बात खत्म, इसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस।
व्हाट डू यू मीन बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस? अगर आपको याद रहेगा, मैं रेडी हूं आपको गुड्स सेल करने के लिए, मैं आती हूं आपके पास, दैट टेक द गुड्स बट यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, करेक्ट? आई रीड, when the promisor offers to perform his obligation but the promisee refuses to accept the performance, it amounts to attempted performance. मतलब यहाँ पर एक पार्टी रेडी है पर दूसरी पार्टी रिफ्यूजेस, है ना? यहाँ पर प्रोमिसी आना चाहिए, यहाँ पर प्रॉमिस नहीं, यहाँ पर प्रोमिसी। प्रोमिसर रेडी है, प्रोमिसी मना कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर दिस विल बी कॉल्ड एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है? एग्जाम्पल पढ़ लो आप, क्विकली रीड द एग्जाम्पल. I will read the content and then I'll ask you to read the example. सिंपल एग्जाम्पल है, उसने कार बेची और उसने कार के बिहाफ पर पैसे दे दिए, करेक्ट? As soon as the car was delivered, he pays the price for it. The contract comes to an end. बात खत्म, ठीक है? This is what, अगर मेरे को इसको क्लासिफाई करना है, this will be called as actual performance, है ना? क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपने साइड के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है? So this is point number 1. Look at the next point. Discharge by mutual agreement. ये important है. Section 62 of the Indian Contract Act provides that if parties to a contract agree to substitute a new contract or rescind or remit or alter, the original contract need not be performed. Okay, मैं आपको अब हर वर्ड का मतलब समझा रही हूँ. What do you mean by substitute a new contract? मतलब क्या? हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने उसको कैंसिल कर दिया और हम दोनों ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है. गेटिंग मी? वी बोथ ओनली हैव मेड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो अब जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको परफॉर्म करने की जरूरत है क्या? ऑब्वियसली नॉट. व्हाई? बिकॉज वी हैव सब्स्टिट्यूटेड, राइट? उसके बाद क्या लिखा है? और रिसेंड, मतलब क्या? जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको ही हमने कैंसिल कर दिया और हम कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज rescission, where you simply cancel the contract which was there and you are not making a new contract. यहाँ पर आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे. rescind का मतलब क्या? where you are not making a new contract and you are just simply canceling that contract, ठीक है? that is called as rescind और rescission. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? और रेमिट. अब रेमिट का मतलब सुनो, ये इंपॉर्टेंट है. सपोजिटली आई हैव टू पे यू ₹5 लाख, ठीक है? पर मेरे पास सिर्फ 3.5 लाख ही हैं, तो मैं आपको क्या कहती हूँ? लेट लुक, आई जस्ट हैव 3,50,000. नाउ एक्सेप्ट दिस 3,50,000 अगेंस्ट द होल डेट. ओके, तो अब am I liable to, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर आप 3.5 लाख एक्सेप्ट कर लेते हो इन फुल एंड फाइनल पेमेंट, ना उसके बाद क्या मैं आपको 1,50,000 दूंगी? द आंसर इज नो. व्हाई? मुझे आपको पहले देने कितने थे? 5 lakhs, बट नाउ आई एम ओनली गिविंग यू 3.5 lakhs एंड आई एम टेलिंग यू दैट एक्सेप्ट माय 3.5 lakhs अगेंस्ट द होल डेट. तो यहाँ पर आपने रेमिट किया है. रेमिट मतलब क्या? वेव करना. वेव करना मतलब क्या? जाने देना, राइट? ये मैंने आपको आई थिंक सोगा में भी बताया था. So against 5 lakh you are accepting my 3.5 lakhs. मतलब क्या? 1.5 lakh को आपने क्या कर लिया? You remitted 1.5 lakh, ठीक है? This is called as remission और to remit. या एक और तरीका क्या है? और alter. Alter मतलब क्या? हमने जो अग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे थे, हम उधर ही वही अग्रीमेंट में थोड़ा बहुत काट पीट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑल्टर कर देंगे, ठीक है? सो दीज आर द 3 to 4 different ways where you can discharge by mutual agreement. या तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके नया बनाओ, या तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर लो, ठीक है? या तो रेमिट कर लो. रेमिट कैसे करोगे मैंने आपको बता दिया है, अगेंस्ट द फुल एंड फाइनल पेमेंट. और ऑल्टरेट, कुछ आपने टर्म्स एंड कंडीशंस वही अग्रीमेंट में ऑल्टर कर दिए, ठीक है? ऑल्टरेट इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, ठीक है? तो आपने जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो आपने कैंसिल कर दिया. मैं अगर इसकी बात करूं, वेर यू हैव सब्स्टिट्यूटेड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको परफॉर्म करोगे क्या? द आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट. सो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, ठीक है? द प्रिंसिपल्स ऑफ नोवेशन, rescission, alteration, remission are already discussed. अब ये डिस्कस हमारा नहीं हुआ है बिकॉज दिस इज कंसेप्ट इसके पहले आता है, बट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ फेयर आइडिया. इसको हम वापस से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है? रीड एग्जाम्पल 2.
ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ही एक्सेप्टेड ₹3 लाख इन फुल सेटिस्फैक्शन। तो इसको हम कौन सा क्या नाम देंगे? इज दिस नोवेशन? द आंसर इज नो। इज दिस रिसेशन? रिसेशन मतलब क्या? कैंसिलेशन। क्या ये ऑल्टरेशन है? नहीं। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज रिमिशन। मतलब आपने कुछ डेट को रेमिट कर लिया। रेमिट मतलब क्या? वेव कर लिया, है ना। यहाँ पर कितना वेव किया है? 2 लाख वेव किया है आपने, राइट। तो आपने यू हैव रेमिटेड ₹2 lakhs एंड यू हैव एक्सेप्टेड 3 lakh इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द टोटल पेमेंट। पैसे आना कितना था? एक्चुअली 5 लाख आना था, बट आपने 3 lakhs ही फुल सेटिस्फैक्शन में एक्सेप्ट कर लिए। दैट मीन्स यू हैव रेमिटेड हाउ मच? 2 lakh rupees। ठीक है। अच्छा, नोवेशन का मतलब क्या होता है? ये जो हमने यहाँ पर फर्स्ट पढ़ा ना, अग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड एज नोवेशन। मतलब क्या? नोवेशन मतलब क्या? नया। तो आपने पुराना कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। नोवेशन मीन्स न्यू, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। हमने कल ही डिस्कस किया था, राइट। ट्रेजर बाय मैजिक। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, लेट अस रीड दोस पॉइंट्स। अच्छा, इम्पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट फ्रॉम वेरी स्टार्ट। इन दैट केस इट वुड बी इम्पॉसिबल अब इनिशियो। अब इनिशियो का मतलब क्या है? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। मैंने और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है that if you pay me ₹5 lakhs, I will go and bring the stars from the sky, right? Now this contract is impossible right from the beginning, correct? So ab initio, it has impossibility ab initio, right from the beginning it is impossible। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं विच आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फर्स्ट देखो, अनफोर्सीन चेंज इन लॉ। हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स था, सेल्स टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, ये सब जो पहले टैक्सेस थे। अब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया, तो क्या हम वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज द लॉ हैज चेंज्ड, टैक्सेशन रूल्स हैव चेंज्ड। तो अब हमको एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमको वी हैव टू अप्लाई जीएसटी, राइट। सो नाउ बिकॉज देयर वाज एन अनफोर्सीन, किसी को पता नहीं था, राइट, अचानक से द टैक्सेशन लॉज एंड रेगुलेशंस चेंज्ड। सो कैन वी परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इंक्लूड्स वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, ये जो पहले इतने सारे टैक्सेस थे, क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं। सो नाउ बिकॉज ऑफ चेंज इन लॉ दैट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ठीक है। पॉइंट 2 देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डू यू रिमेंबर दैट एग्जांपल ऑफ हॉर्स? यू आर कमिंग टू बाय अ हॉर्स, है ना, आप आने वाले थे आज और आज ही माय हॉर्स डाइड। या आप मेरा घर बाय करने वाले थे आज, आज आपको मेरे घर का पोजेशन मिलने वाला था, पर घर जल जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिस्ट्रक्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, राइट। या तो अगर कोई लाइफ स्टॉक है तो वो मर जाता है। तो जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करोगे, राइट। तो जब सब्जेक्ट मैटर ही हैम्पर हो जाता है, इट लीड्स टू अ इम्पॉसिबिलिटी, राइट। थर्ड पॉइंट देखो, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स। मतलब क्या? अब दिस इज अ वेरी जनरल पॉइंट, अगर मैं डिस्कस करूं तो हमने सोचा था कि हम जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे उस दिन सिचुएशन ये होगी, पर जो जब दिन आता है, जब वो फाइनली दिन आता है जिस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने वाले हैं, उस दिन दो सिचुएशंस आर नॉट इन दैट वे। ठीक है, वो सिचुएशंस थोड़ी चेंज हो जाती हैं। या तो कोई पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाती है ना, अ पर्सन टर्न्स टू बी इनसेन और नॉट ऑफ साउंड माइंड, है ना। तो सिचुएशंस ट्विस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। एंड द लास्ट वन इज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, है ना। सपोजिटली कोई एलियन पर्सन के साथ, ओके, एलियन फ्रेंड के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, है ना। जैसे सपोजिटली चाइना के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, यू नो, अचानक से एक वॉर डिक्लेयर हो जाता है। सो देन चाइना बिकम्स अ एनिमी कंट्री, और वहां पर जो लोग रहते हैं वो हमारे एनिमी, एलियन एनिमी बन जाते हैं, करेक्ट। तो क्या अब वॉर डिक्लेयर होने के बाद कैन यू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट विद देम? द आंसर इज नो। ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ दीज 4 डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस द कॉन्ट्रैक्ट लीड्स टू बी इम्पॉसिबल, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हमने दोनों एग्जांपल्स कल ही पढ़ लिए थे, करेक्ट। रीड द थर्ड एग्जांपल एज वेल। A contracts to act at a theater for 6 months or for a sum paid in advance. On several occasions A is too ill, the contract on those occasions become void.
अब वो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है ना? वाई? बिकॉज ही इज टू इल टू परफॉर्म ऑन दैट डे, सो इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर हिम टू परफॉर्म, करेक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफकोर्स वॉइड बन जाएगा, एंड नाउ दैट ही इज नॉट वेल इट बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, यू कैन राइट एनी 2। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। ये कल का मैंने आपको बताया था, यू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल विच आई गिवन यू, कि अगर डेटर और क्रेडिटर में कुछ पैसे आने बाकी हैं, सो अ डेटर सॉरी अ क्रेडिटर कैन गो एंड फाइल अ केस अगेंस्ट द डेटर अप टू 3 years। एक बार अगर 3 साल लैप्स हो जाते हैं तो क्या कोर्ट आपको एंटरटेन करेगा? द आंसर इज नो। तो सपोजिटली फोर्थ ईयर में तो you of course cannot go and file a case, correct, because the time has lapsed। तो आप कुछ कर पाओगे क्या? नहीं। so now is the amount recoverable? the answer is no, right? I'll read, a contract should be performed within specific period as prescribed by the Limitation Act 1963। if not performed and no action is taken, मतलब परफॉर्म भी नहीं किया और आप 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट भी नहीं जाते हो, then that amount is irrecoverable। ठीक है, देन ही इज डिप्राइव्ड ऑफ रेमेडी। फिर आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है, आपके पास सिर्फ 3 साल का वक्त है। यू हैव टू गो विद इन 3 years, यू हैव टू गो एंड फाइल अ केस। इफ यू डोंट देन यू हैव नो रेमेडी, यू हैव नो असिस्टेंस। ठीक है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज डिस्चार्ज हो जाएगा एंड द अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिस्चार्ज ये तो हमने पढ़ा था, बाय इंसॉल्वेंसी और बाय डेथ, है ना? डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, so it might discharge। ऐसा भी हो सकता है कि सपोजिटली अभी हमने इस यही यूनिट में पढ़ा है that when one person dies then his legal representatives come into picture, correct? but contract में हम दोनों ने ये लिखा है that even in case of death legal representatives will not be called, है ना? कभी कभी हम लिख सकते हैं, देखो हमने कल ही पढ़ा था unless contrary intention appears, है ना? तो मैंने आपको मतलब क्या बताया था, कभी कभी अग्रीमेंट में ही हम लिख लेते हैं कि इफ आई डाई तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, डू नॉट कॉल फॉर माई लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, और इफ यू डाई आई विल नॉट कॉल योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो उस केस में डेथ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी फिर काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? मतलब क्या, मैंने बीच में ही ब्रीच कर लिया। अब ब्रीच भी 2 तरह का होता है, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मतलब क्या, उसी दिन मैंने ब्रीच कर लिया, है ना, जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने वाला था, यहाँ पर मेंशन किया होगा। और व्हाट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच, कि एडवांस में मैंने ब्रीच कर लिया। ठीक है, क्या लिखा है, इफ वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक द प्रॉमिस द पार्टी इंजर्ड देयर बाय हैज राइट टू डैमेजेस। ठीक है, ये हमने डैमेजेस पढ़े हैं, एक्चुअल डैमेज, स्पेशल डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेज, नॉमिनल डैमेज, है ना? वी हैव स्टडीड ऑल दीस टाइप्स ऑफ डैमेजेस। तो अगर बीच में ही कोई ब्रीच कर लेता है या उस दिन ब्रीच कर लेता है ना, देखो ऊपर लिखा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच, है ना? अब ये डिटेल में क्या है, वी आर ऑलरेडी डन विद दिस इन यूनिट नंबर 5, करेक्ट? नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रॉमिस टू वेव और रिमिट पार्ट परफॉर्मेंस। नाउ इवन बिफोर रीडिंग दिस, कम टू द एग्जांपल, ऑलरेडी हमारा हो गया है। A owes ₹5 lakh to B. C pays B ₹1 lakh and B accepts them in satisfaction of his claim on A. The payment is discharge of the whole claim. मतलब क्या? Now यहाँ पर actually ना 3 parties होके the example is confusing. अब डो नॉट राइट दिस एग्जाम्पल, 3 parties का एग्जाम्पल मत लिखो, ये जो ऊपर दिया था ना रेमिशन का एग्जाम्पल, ये वाला यही कॉपी कर लो नीचे, यहाँ पर भी इन पॉइंट नंबर 7, वो वाला जो एग्जाम्पल मैंने डॉट किया है, कौन से पॉइंट का, सेकेंड पॉइंट का जो एग्जाम्पल है, कॉपी दैट एग्जाम्पल इन पॉइंट नंबर 7 ऑल्सो। ठीक है, मतलब क्या, A owes B ₹1 lakh। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट ए इसको पूरा 1 लाख नहीं दे पा रहा है, तो बी ए ने क्या बोला कि आई विल नॉट गिव यू द एंटायर 1 लाख, आई विल ओनली गिव यू 35,000, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस इन होल अमाउंट इन फुल सेटिस्फैक्शन। या तो ये 35,000 लो या तो फिर ये भी मत लो, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो जितना रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है 65,000,
तो बी को ये 65,000 को रेमिट करना पड़ेगा, मतलब जाने देना पड़ेगा. सो ही हैज टू एक्सेप्ट 35,000 इन फुल सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, वेव किया है या रेमिट किया है, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो. सो बी हैज रेमिटेड हाउ मच, 65,000 एंड ही हैज टू एक्सेप्ट 35,000 इन फुल सेटिस्फैक्शन. ठीक है, सेकेंड लास्ट पॉइंट देखो. अच्छा, दिस इज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना. इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज. अब सुनो, अब जब आगे चल के इन आईपीसीसी यू विल, व्हेन यू विल गेट इंट्रोड्यूस्ड विथ द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट वगैरह, तो वहां पर जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं, सॉरी जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं, जो कंपनी में आके जो आते हैं, द वंस हु ऑडिट, तो उन कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, रिपोर्ट्स, है ना, जो भी सारी चीजें हैं वो प्रोवाइड करें, है ना, एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दें फॉर 15 डेज ऑफ ऑडिट वर्क जितना भी है, और जो जो ऑडिटर्स को डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कंपनी उनको लाके दे. ठीक है, नाउ व्हेन आई से कंपनी उनको लाके दे, व्हाट डू आई मीन, कि डायरेक्टर्स प्रोवाइड करें जो जो फैसिलिटीज एक्सटर्नल ऑडिटर को चाहिए होती हैं. ठीक है, नाउ आई रीड. If any promisor refuses to afford the promisor reasonable facilities, मतलब क्या, डायरेक्टर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या जो भी इंपॉर्टेंट चार्टर डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, उसके बाद क्या लिखा है, अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड टू एनी नॉन परफॉर्मेंस कॉज्ड देयर बाय. तो फिर वो क्या बोलेगा, अगर आप मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दे रहे हो तो मैं ऑडिट करूं क्या? What will I audit? You are not giving me the required books of accounts and documents, right? तो अब क्या वो परफॉर्म कर पाएगा? The answer is no. He will not perform. So उस केस में he is excused for his non-performance. उसकी गलती है क्या? ऑडिटर की गलती है क्या कोई केस में? आंसर इज नो. उसकी क्या गलती है? वो तुमसे मांग रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब तुम नहीं दे रहे हो, तो वो क्या वो परफॉर्म कर पाएगा? आंसर इज नो. सो ही विल नॉट परफॉर्म. सो ही इज एक्सक्यूज्ड. So the external auditor is excused for non-performing, right? क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है. और ये हुआ क्यों? Because you are not providing facilities, right? अच्छा, एक और मैं एग्जांपल देती हूँ. अब मैंने एक पेंटर को बोला है कल से आके मेरे घर पेंट करना. अब वो जब कल आता है, मैं उसको दरवाजा ही नहीं खोल रही हूँ, राइट? या फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्स मी टू गेट द रिक्वायर्ड ब्रशेज एंड द पेंटिंग मटेरियल जो भी रहता है. अब मैं उसको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड ही नहीं कर रही हूँ, तो वो पेंटिंग कहाँ से शुरू करेगा? गेटिंग मी? सो यहाँ पर पहले मुझे परफॉर्म करना है. बिफोर ही परफॉर्म्स आई हैव टू परफॉर्म. एंड हाउ विल आई परफॉर्म? बाय ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड ब्रशेज एंड द पेंट्स एंड जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, तभी जाके वो पेंटिंग स्टार्ट करेगा ना, राइट? अगर हमारे बीच में से कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि पेंटिंग मटेरियल मैं प्रोवाइड करूंगी, आप सिर्फ आके मेरा घर पेंट करो, तो जब तक मैं मटेरियल प्रोवाइड नहीं करती हूँ तो क्या वो परफॉर्म कर पाएगा? द आंसर इज नो. सो ही इज एक्सक्यूज्ड फॉर नॉन परफॉर्मेंस. ओके, एंड द लास्ट वन इज मर्जर ऑफ राइट्स. इसका एग्जांपल देखो. नाउ सपोजिटली पहले एक टेनेंट था और एक लैंडलॉर्ड था. बाद में जाके यही टेनेंट ओनर बन जाता है और ये लैंडलॉर्ड सेलर बन जाता है. ओनर मतलब फॉर द टाइम बिंग बायर पकड़ो. पहले कौन थे ये लोग? पहले ये लोग टेनेंट और लैंडलॉर्ड थे. 2 साल के बाद ये लोग कौन बन गए? यही लोग बायर और सेलर बन गए. सो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कौन सा अग्रीमेंट बना होगा? लीज डीड बना होगा, करेक्ट? और जब ये लोग बायर और सेलर बने तो कौन सा अग्रीमेंट बना होगा? सेल डीड बना होगा, करेक्ट? Am I right in this part? Now I'll write here. अब लीज डीड के अंदर, अगर मैं लीज डीड की बात करती हूँ, लीज डीड के अंदर टेनेंट के पास इंफीरियर राइट्स होते हैं, करेक्ट? बहुत कम राइट्स होंगे कि तुम मेरा घर इस्तेमाल कर सकती हो ओनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, राइट? मेक श्योर कि कोई कंप्लेंट्स वगैरह ना आए. यू कैन नॉट यूज दिस पार्ट ऑफ द हाउस, यू कैन नॉट यूज दैट पार्ट ऑफ द हाउस, है ना? राइट्स है नो डाउट, बट ही हैज इंफीरियर राइट्स. बट जब वही लीज डीड सेल डीड में कन्वर्ट हो जाता है और वही टेनेंट बायर बन जाता है, तो सेल डीड में बायर के पास सुपीरियर राइट्स हो जाते हैं क्योंकि उसके पास फुल ओनरशिप ट्रांसफर होगी, करेक्ट? तो अब जो सेलर है क्या उसको बोलेगा दैट यूज दिस प्रॉपर्टी ओनली फॉर दिस पर्पसेस? नो. एक बार वो बायर बन जाता है, उसकी फिर प्रॉपर्टी, ही इज द ओनर, व्हाटएवर ही डज ही कैन डू, करेक्ट? तो यहाँ पर जो लीज डीड है, जब ये लीज डीड फॉर द, ऐसे पकड़ो, ये लीज डीड 2 इयर्स के लिए चली थी,
फिर उसके बाद ये टेनेंट ने घर खरीद लिया, तो इसके बाद क्या बना इन दोनों के बीच में? सेल डीड बना, करेक्ट। अब जो लीज डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या अब आप इसको परफॉर्म करोगे जो लीज डीड में है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज दीज इंफीरियर राइट्स हैव नाउ टर्न्ड इनटू सुपीरियर राइट्स। तो लीज डीड में जो भी परफॉर्मेंस है, अब परफॉर्म करोगे क्या 2 साल के बाद? द आंसर इज नो। अब क्या परफॉर्म करोगे? द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर गिवन इन द सेल डीड, करेक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय मर्जर ऑफ राइट्स? where inferior rights have got converted into superior rights। ठीक है, हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं और क्लियरिटी मिलेगी। देखो, A took a land on lease from B, subsequently A purchases that land, now A becomes the owner of the land। पहले A कौन था? पहले वो टेनेंट था, अब वो क्या बन गया है? ओनर बन गया है, करेक्ट। तो नाउ ओनरशिप राइट्स आर सुपीरियर टू द राइट्स ऑफ द लेसी, करेक्ट। जो लीज डीड में राइट्स थे, नाउ दोज आर इंफीरियर राइट्स, एंड नाउ ओनरशिप के जो राइट्स है, नाउ दोज आर सुपीरियर राइट्स, करेक्ट। तो अब लास्ट लाइन में क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। द अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज स्टैंड्स टू बी टर्मिनेटेड, है ना। तो अब जो लीज डीड बनाए ये कैंसिल हो जाएगा, और अब ऑपरेटिव क्या होगा? सिर्फ सेल डीड। तो लीज डीड के जो सारे टर्म्स, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अब फुलफिल करोगे क्या आप लोग? आंसर इज नो, right? Because now rights have been merged, inferior rights have got converted into superior rights, correct?